कि अगर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करना है तो मैं डोनेशन दूंगा, कि लोग वोट देने का भी पैसा लेते हैं, तो करप्शन तो वहीं से शुरू होता है। सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, फटाफट से इसका जवाब देना है। वन वर्ड फॉर राहुल गांधी। वन पक्का। वर्ड। ओके। योगी आदित्यनाथ जी। महाराज है, सीएम है। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे, उनके बारे में क्या कहूँ मैं। ओके, शरद पवार जी। शरद पवार बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर है वो। लीडर नरेंद्र मोदी जी। वो तो भाई देश ही नहीं दुनिया के सबसे सफल प्रधानमंत्री है। मोस्ट सक्सेसफुल। मोस्ट सक्सेसफुल देवेंद्र फडणवीस जी। विजनरी लीडर। Hello everyone, this is me celebrity anchor Ayat Sheikh and welcome to our channel Not Sorry। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर आजम जी, who is the former chairman of मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हैदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ जो आज की हमारी बातचीत होगी हमारे व्यूअर्स के लिए और लिसनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। आपको अपने आप को एक वर्ड देना हो तो आप वो कौन सा वर्ड होगा? मैं 3 ऑप्शंस आपको देती हूँ, लीडर, सोशल वर्कर या पॉलिटिशियन। ये तीनों में से एक चूज करना होगा तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है, बट सोशल वर्कर कहा जा सकता है। ओके क्योंकि फील्ड तो पॉलिटिक्स ही है शुरू से जी। बट पॉलिटिक्स करने का मकसद ही होता है कि सोशल फील्ड में काम करना, लोगों के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना। जी। बेहतर होगा सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड व्हाइल वर्किंग इन गवर्नमेंट? सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा अब तक के? गवर्नमेंट में अधिकारियों से काम करवाना, हाँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए। जैसे मैं चेयरमैन था 16 महीने मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, और उस वक्त योजनाएं सारी बंद थी। उन योजनाओं को शुरू कराना, लोगों तक लेकर के जाना और उस योजना का फायदा लोगों तक आसानी से पहुंचाना, ये हमारा मकसद था। लेकिन यही बड़ा दिक्कत है गवर्नमेंट में कि अधिकारियों से आप काम ले पाए। कई लोग बहुत अच्छे से मदद भी करते हैं लेकिन कई लोग उसमें टांग भी अड़ाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है कि अधिकारियों से आप किस तरीके से काम ले पाए। तो ये आपके फील्ड का हिडन स्ट्रगल है जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता, उन्हें नहीं पता चल पाता। हाँ, इंटरनल। हाँ, कैसे? क्योंकि हम अधिकारी के सामने जब बैठते हैं तो वो बहुत सारी हमारी चीज़ों को नकार देते हैं या जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं उसका उनका उल्टा वर्जन होता है। तो ये लोगों के सामने नहीं आ पाता और लोगों को लगता है कि भाई हमने ये काम दिया लेकिन इन्होंने नहीं किया। और उनको पीछे की बात नहीं पता होती है कि काम नहीं होने की वजह वो अधिकारी होते हैं, वो कोई पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर नहीं होता। What is that one misconception people have about politicians? एक गलतफहमी क्या पब्लिक को लगती है? जो आम लोगों में है कि पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं होते, भ्रष्टाचारी होते हैं, ये एक बहुत कॉमन चीज है और इसको दूर करना चाहिए। लोगों को भी समझना चाहिए कि पॉलिटिशियन जो है वो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए पॉलिटिक्स को चुनता है। जैसे हम लोग शुरू से बिजनेस फील्ड में रहे लेकिन हमने एक वक्त आया तो ऐसा लगा कि भाई नहीं, लोगों की सेवा को अहमियत देना चाहिए, उनको हमारी ज़रूरत है। तो हम अपना काम धंधा घर परिवार सब छोड़ करके लोगों की सेवा के लिए राजनीति से कनेक्ट होते हैं और दिन रात उसमें रहते हैं। लेकिन लोगों की ये धारणा है और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो एक जो बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं है। One piece of advice for young people you want to give to enter politics। जो पॉलिटिक्स में लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देनी चाहिए? यूथ के लिए देखिए ऐसा है कि भाई आज हमारे यहाँ 27% यूथ है। 27% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यूथ। और यूथ आएंगे तो नई नई चीजें उनके माध्यम से राजनीति को मिलेगी और देश को आगे ले जाने का काम वो करेंगे। तो एडवाइस नहीं बल्कि सबको राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए और
अपनी भागीदारी इस देश के लिए उनको निभानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। What do you think youth participation in politics is increasing or decreasing आज के टाइम पे? अभी एक जनरल लोगों के दिमाग में आ गया है कि राजनीति से कुछ होता नहीं है। हाँ। और सब अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं, तो यूथ का जो होना चाहिए राजनीति में रोल या उनका इनरोलमेंट वो उतना नहीं है जो होना चाहिए, तो एक तरीके से डिक्रीज ही है। लेकिन मोदी जी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि देश का नौजवान जो है वो आगे राजनीति में आए और देश की सेवा करे। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा इशू फेस कर रही है आज के टाइम पे, जिसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, अभी एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है एक तरीके से हर फील्ड में बैकवर्ड क्लास की गिनती में आ जाता है। एजुकेशन में वो सबसे पिछड़ा है, कारोबार में उसका बुरा हाल है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब में वो बहुत ही कम संख्या में है। तो मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, बट एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के वो हर फील्ड में जो कमी है माइनॉरिटी समाज के लोगों की वो पूरी की जा सकती है। तो बेसिक जो होना चाहिए हमारा फोकस वो एजुकेशन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो वो अपने परिवार को अच्छे ढंग से आगे की आने वाली ज़िंदगी में चला पाएगा, जिससे जो है उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी तरक्की होगी, कामयाबी होगी। तो एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि माइनॉरिटी अपने एजुकेशन पर ध्यान दे। और अभी इन दिनों में आप देखेंगे 14 से लेके अब तक जो है IPS, IAS और जितनी भी बड़ी एग्जाम्स परीक्षाएं होती है उसमें माइनॉरिटी समाज के बच्चे बहुत अच्छा कामयाब होकर के अच्छे मार्क्स ला करके वो पास हो रहे हैं और अच्छे नंबर्स ला करके वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत। Politics often comes with criticism, so how do you handle criticism and opposition? देखिए, आप कोई काम करते हैं तो लोगों की अलग अलग सोच होती है और कोई आपके काम से सहमत होता है, कोई आपके काम से खुश नहीं होता है। तो जो लोग उसको समझते हैं उस नज़रिए को वो आपकी सराहना करेंगे, जो उस नज़रिए को नहीं समझेंगे वो आपकी आलोचना करेंगे। तो आलोचनाओं से सीखना चाहिए। आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ कि जब से मैं फेसबुक चला रहा हूँ या सोशल मीडिया चला रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ तो उसमें कई लोग उसकी तारीफ भी करते हैं और कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव पोस्ट को हटाया नहीं। मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ कि आखिर इसने क्यों ऐसा कहा, और अगर वाकई उसमें लगता है कि हाँ ये चीज़ उसने जो कही है वो सही है तो मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो आलोचनाओं से इंसान सीखता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि दोस्त आपका वही है जो आलोचना करे। तारीफ तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन आपका सच्चा हमदर्द वही है जो आपकी नेगेटिव चीज़ों को आपके सामने रखे, उसको हाईलाइट करे, तभी आपके अंदर सुधार आएगा, आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं? Yes, 100%. Is it possible to remain honest and successful in politics today? Yes, 100%. 100%. बहुत लोग हैं और मैक्सिमम लोग ऐसा है कि भाई वो ईमानदारी से काम करते हैं लोगों का और उनका कोई करप्शन और ये चीज़ें उससे लेना देना नहीं है। अब देखिए, करप्शन तो हर जगह है, ठीक है। आप लोग, जनता की बात करूँगा मैं, एकदम सारा आसानी से ब्लेम कर देते कि भाई नेता चोर है, लेकिन इलेक्शन में मैंने देखा है, आपने देखा है, मैं खुल करके बात करूँगा कि लोग वोट देने का भी पैसा लेते हैं। तो करप्शन तो वहीं से शुरू होता है। और आप देखेंगे कि अगर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करना है तो मैं डोनेशन दूंगा, वो करप्शन है। आप देखेंगे कि अगर मैं नो पार्किंग या सिग्नल तोड़ करके चलूँगा तो मैं अपने आप को बचाने के लिए पैसे दूंगा, वो भी करप्शन है। तो ऐसे तो हर जगह करप्शन का जाल बिछा हुआ है, तो सिर्फ पॉलिटिशियन को ब्लेम करना ये सही नहीं है। ताली दोनों हाथ से बचती है।
So, do you think politicians should be more active on the ground rather than only during the elections? देखिए, जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, लोगों की समस्याओं को आप ईमानदारी से हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको चुनाव में जाने से कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जनता उसी को पसंद करती है, उसी को पूछती है, जो लोगों के बीच में रह कर के उनकी समस्याओं के लिए वो सरकार से लड़े, या जो भी अधिकारी है या डिपार्टमेंट है या जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करे। ये ही आपको जनता के बीच में लेके जाएगी, यही चीज आपको कामयाबी की ओर लेकर के जाएगी। तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं कि वो इलेक्शन के टाइम बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, आफ्टर द इलेक्शंस गायब हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये तो लोगों को समझने की जरूरत है कि आपके बीच में लगातार कौन लोग रह रहे हैं, आपकी समस्याएं कौन लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जो आपके हर दुख सुख में कौन लोग शामिल हैं। चुनाव आता है तो उस वक्त दुकानें खुल जाती है, बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए, चुनाव लड़के जीतने के लिए। वो तो लोगों को भी समझ आता है कि भाई कौन टिकने वाला है और कौन चुनाव के बाद भागने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आने वाले लोग फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो टिकने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। So what is that one change you want to bring in Maharashtra political culture? क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 14 से लेके 19 तक और फिर उसके बाद देवेंद्र जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट का काम वो कर रहे हैं। और हर फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, रोड्स का ले लीजिए, पुलों का ले लीजिए, या आईटी सेक्टर में ले लीजिए, हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप सीलिंग देख लीजिए, कोस्टल रोड देख लीजिए, मेट्रो जिस पैमाने पर मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में, पुणे में, नागपुर में, नासिक में, हर जगह ये बड़ी तेज़ी से मेट्रो की शुरुआत इन्होंने की है। मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है चेंज है, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ नहीं बचती है कि जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये चेंज किया जाए। वो बहुत ही विजनरी लीडर है और उनका विजन जो है वो जनता को दिख रहा है। आने वाले और 2-3 सालों में बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में वो चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। One leader from history you get inspired from and why? बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देश के जब विभाजन की बात आ रही थी तो मस्जिद में खड़े होकर के उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस मुल्क के रहीवासी हैं, हमको विभाजन नहीं करना चाहिए और हमको यहीं रहना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बहुत ही सुलझे हुए काबिल वो शख्सियत रहे हैं, और उनकी विजनरी से आज जो माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज के लोग अगर उनको पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे लिए वो एक विजनरी लीडर है, इंस्पिरेशन लीडर है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और ऐसे लोगों की आज बहुत कमी है इस देश में, इसलिए उनको मेरा पर्सनल मैं उनको फॉलो करता हूँ। What qualities make a good chief minister? लोगों को समझना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उस पर तुरंत अमल करना। मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैंने देखा 2 लीडर ऐसे गुजरे हैं, एक विलासराव देशमुख और अभी देवेंद्र फडणवीस जी, कि अगर आप मैसेज भी उनको कर देते हैं तो इमीडिएट उनका रिस्पॉन्स आता है। ये चीज़ देखिए क्या होता है, जनता से आपने एक संबंध बना के रखा और उनकी समस्याओं को तुरंत आपने निवारण किया, उसका हल निकाला। ये बहुत कम, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में है, लेकिन ये देवेंद्र जी की खासियत है। और दूसरी वो विलासराव देशमुख जी के, हम तो उनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन कभी भी हम कोई मैसेज कर देते थे
तो उनका जब भी घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब भी उनका समय होता था वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करते थे कि हाँ भाई ये हो जाएगा, नहीं होगा, जैसा भी। तो ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के अंदर वो क्वालिटी है जो लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि लोग बहुत आशा और उम्मीद से उनको चुन के लाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं। लोगों की आशाओं पे खरा उतरना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो कौन से प्रोफेशन में होते? मैं तो शुरू से बिजनेस करता आया हूँ। बिजनेस में ही परिवार से ही हम लोग जो है बिजनेस करते आ रहे हैं। तो बिजनेस करते करते अचानक से ऐसा हुआ कि भाई पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लोगों को हमारी सेवा की ज़रूरत है। जब 93 में 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था और उसके बाद एक कर्फ्यू लगा था मुंबई में 10 दिन का, फिर 93 में भी राइट्स हुआ, उसमें भी कर्फ्यू लगा। तो उस वक्त ऐसा लगा कि भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे अरेस्ट हुए, कई लोग ऐसे हैं कर्फ्यू के कारण उनके घर में खाने का सामान नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, कहीं जा नहीं पा रहे, तो उनको ज़रूरत है। तो वहाँ से हम लोग ये सेवा जो सोशल वर्कर के नाते हम जमीन में उतरे, जो हमसे हो सका वो हमने लोगों की मदद की और वहीं से फिर राजनीति का एक सफर शुरू हुआ, वो आज तक चल रहा है। अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनती तो हैदर आजम जी का रोल आपको क्या लगता है कौन सा बॉलीवुड एक्टर प्ले कर सकता है? नहीं, अभी उतना बड़ा ना मैं हुआ हूँ ना मैं उतना सोच रहा हूँ। इस रोल में मैंने कभी सोचा नहीं है, इसलिए इसमें मुझे एक्सक्यूज दीजिए। और मैं वैसे भी फिल्म से बहुत दूर रहता हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट। पावर के लिए नहीं होता, लोगों की सेवा के लिए होता है। आप सोशल फील्ड में भी रह करके लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब पावर आपके पास आता है तो और अच्छे ढंग से आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं और मजबूती से उस काम को कर सकते हैं। इसलिए सेवा मुझे लगता है कि राइट वर्ड है। आपके लाइफ का एक डिसीजन जिसके लिए यू आर नॉट सॉरी फॉर, जो हमारे चैनल का नाम है नॉट सॉरी, ऐसे कौन सा आपका डिसीजन था जिसके लिए आप सॉरी नहीं है? मुझे ऐसा है कि जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था तो पहले मेरे घर से ही लोगों ने कहा था कि भाई ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्रिटिसिज्म घर से ही शुरू हुआ, बच्चों ने कहा, वाइफ ने कहा और फिर हमारे वालिद साहब ने कहा और कई कई ऐसे स्टेज आए कि बड़ा घर में लोगों को समझाना पड़ा। फिर वही दोस्तों में जब गए तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया और कोई पार्टी नहीं मिला क्या बीजेपी में। कभी आपको अपने डिसीजन पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं, मैं अपने डिसीजन पे फर्म था, हूँ और आगे भी रहूंगा। इस पर मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई रंज नहीं है और नॉट फॉर सॉरी, जो नॉट सॉरी कि भाई मैंने अपना डिसीजन बहुत सोच समझ करके लिया और मैं उसमें इसलिए भी अपने डिसीजन से खुश हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जो भी लोगों तक पहुंच सका या जो लोग भी मुझ तक आए, मैं उनकी कुछ ना कुछ सेवा जरूर कर पाया हूँ। तो ये इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए नॉट सॉरी मैं कह सकता हूँ कि भले लोगों का ओपिनियन क्रिटिसिज्म में रहा है और आगे भी रहेगा कि भाई मुझे कोई और पार्टी में होना चाहिए, बट मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ and I am not sorry for that. So do you support or you have any opinion about the ongoing protest in the country? एक आपको पता ही होगा कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हाल फिलहाल में, तो उनके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि भाई देश में बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ के ऊपर की आबादी है, तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो रहेंगे। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अब इसके पहले देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, तब भी मसले हुए, तब भी प्रोटेस्ट होते थे, आज भी होते हैं। लोगों की समस्याएं जब बढ़ के आएगी तो लोग प्रोटेस्ट के जरिए से ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहीं पर अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ कि भाई
भले वो पार्टी के, मेरे पार्टी के खिलाफ है वो प्रोटेस्ट, लेकिन वो उनको अपनी बात पहुंचाने का सरकार के लोगों में वही एक तरीका है। पहले उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, हमारे जब सरकार नहीं थी तो हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए। हमने मौलाना आज़ाद में हो रही धांधलियों के खिलाफ किया, हज कमेटी में हो रही धांधलियों के खिलाफ किया, अलग अलग विषयों पर प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट होना वो कोई गलत नहीं है, और ये होगा जब जब भी कहीं कोई कमी होगी तो ये चीज़ें आएगी, प्रोटेस्ट होगा, और ये लोगों का हक है, राइट्स है, वो करे। जो सही प्रोटेस्ट है उसके लिए तो समर्थन ही है मेरा, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है। और प्रोटेस्ट से ही लोगों की बातें सरकार तक जाती है, तभी जाकर के उसका हल निकलता है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं आज के लिए, और सर ने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से सारे ही सवालों के जवाब दिए, और इतने डिटेल में दिए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जवाब इतने अच्छे हमें मिलेंगे, बट मिल गए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज नॉट सॉरी, एंड डू फॉलो अस ऑन Instagram as well. Thank you so much. Bye bye. Thank you.